Hello friends, good morning. Welcome to रेनू स्टडी पॉइंट 14. होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी पढ़ाई भी बेटर चल रही होगी. और फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारी 11th की पॉलिटिकल साइंस है, संविधान. ठीक है, इसका हमने 10th यूनिट लिया है, संविधान का राजनीतिक दर्शन. क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि लास्ट यूनिट का एमसीक्यू बना के डाल दीजिए. सो ये उस यूनिट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज हम इसी को करेंगे. ओके. सो अगर एमसीक्यू बहुत इजी है, कोई अगर क्वेश्चन आपको दे रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में उसका आंसर भी दें. और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. उनसे कहें कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो प्लीज़ सपोर्ट मी. एंड चलो फिर हम अब अपना एमसीक्यू डिस्कस करते हैं. एमसीक्यू से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता देना. फ्रेंड्स देखो, हमारे बुक का जो हमारा यूनिट है इसका नाम क्या है? संविधान का राजनीतिक दर्शन. सबसे पहले संविधान का राजनीतिक दर्शन का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा संविधान है इसका कोई एक शीर्षक नहीं है. ठीक है, शीर्षक कहने का कोई एक टाइटल नहीं है कि आप उसको संविधान का दर्शन बता सकते हो. राइट. सो संविधान के दर्शन के कहने का मतलब ये क्या है कि हमारे संविधान में बहुत सारी व्यवस्था की गई है. ठीक है, जैसे उदारवाद की थ्योरी है, चाहे लोकतांत्रिक है, चाहे धर्मनिरपेक्ष है, संघवादी व्यवस्था है, धार्मिक है, भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं. ये है ये हमारा दर्शन है. ठीक है, जैसे कि संविधान में जितनी तरह की स्वतंत्रता है, चाहे धर्म के आधार पे है, पंथनिरपेक्षता, उदारवाद, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, अधिकार आपको दिए गए हैं. ये हमारा क्या है? दर्शन है. संविधान का राजनीतिक दर्शन है. ठीक है. सो इसीलिए नहीं है कि संविधान का कोई टाइटल नहीं है, क्योंकि संविधान बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ब्रॉड है. तो इसके कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे संविधान के जैसे कि आप हमारा प्रस्तावना को देखोगे तो प्रस्तावना क्या है? जैसे कि एक फिल्म रिलीज़ होने से पहले एक ट्रेलर आता है, सेम वही है. प्रस्तावना आपका ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है. नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा. लेकिन उससे क्या होता है कि अगर आप संविधान की प्रस्तावना को बहुत अच्छे से देख लेते हो, उसको याद कर लेते हो, तो वो संविधान को ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपने प्रियम्बल को ठीक तरह से पढ़ा है और समझा है तो. ओके. क्योंकि 11th क्लास है, आपके प्रियम्बल से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि हमारे प्रियम्बल्स में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है. ठीक है, तो आप उस चीज़ पे भी ध्यान देना. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा एमसीक्यूज. सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? आपका ऑप्शन ए है आर्टिकल 365, आपका ऑप्शन बी है आर्टिकल 366, आपका ऑप्शन सी है आर्टिकल 368, या फिर आपका आर्टिकल क्या है? ऑप्शन डी क्या है? आर्टिकल 370. तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? आर्टिकल 368. ठीक है, 368 के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट संशोधन कर सकते हैं. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो, किनका कथन है कि यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला तो क्रांति हो जाएगी? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए बी डायसी, आपके ऑप्शन है बी मैकाले, ऑप्शन सी है डब्ल्यू बी मुनरो, और ऑप्शन डी है एन ए पालकी वाला. तो इसका आंसर क्या होगा? मैकाले. ओके फ्रेंड्स. अगला क्वेश्चन देखो, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह फेमस कोट्स किसका है? तो आपके ऑप्शंस क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस. तो इसका आंसर क्या होगा? लोकमान्य तिलक. ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे. राइट, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, राजनीतिक गुरु थे. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो, करो या मरो का नारा किसने दिया? आपके ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है भगत सिंह. तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी. ओके. अगला क्वेश्चन देखो, भारत को कब एक निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है 1956, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी है 1949. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑफिशियली बी 1976. अगला देखो, भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? ऑप्शन ए है आपका उदारवाद, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक समाजवाद, ऑप्शन डी है गांधीवाद. तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? लोकतांत्रिक समाजवाद. ओके, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद में आपकी सारी चीज़ें शामिल हो जा रही हैं. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है. ऑप्शन है आपके, मतलब क्या है, अगर संविधान में कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है तो वो बिल कहाँ पर आएगा? ठीक है, कमेंट में बताओ कि कोई भी जो विल होता है वो एक्ट कब बनता है. कमेंट में मुझे इसका आंसर ज़रूर बताना. ठीक है. ऑप्शन देखो इसका, केवल लोकसभा में,
ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा में। दूसरा सी ऑप्शन क्या है आपका, लोकसभा राज्यसभा दोनों में है। और चौथा ऑप्शन डी क्या है आपका, भारत के न्यायालय में। तो इसका आंसर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। ठीक है, आगे देखो। और देखो जैसे कि अगर कोई बिल पारित किया जाता है तो क्या होता है उस पर, पहले तो वाद विवाद चर्चा होगा। ठीक है, चर्चा होने के बाद लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी ये होता है कि अगर लोकसभा ने कोई बिल पास करा है, राज्यसभा में आ रहा है, तो अगर राज्यसभा के मेंबर्स में किसी एक को जैसे कि पसंद ना हो तो क्या करेगा, वहीं पर रोकेगा या फिर भेज देगा फिर से वापस करने के लिए। ठीक है, मतलब ध्यान नहीं देते वो लोग इस हिसाब से। फिर अगर बिल पे चर्चा करने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति पे पास जाने के बाद क्या होता है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वो बिल ठीक है, आपके लिए प्रॉफिटफुल है, तो क्या करेगा, उस पर हस्ताक्षर कर देगा। और अगर नहीं उसको सही लगता तो वो बिल फिर से राज्यसभा या फिर लोकसभा में भेज देगा पुनः विचार करने के लिए। ठीक है, और जब किसी बिल पर राष्ट्रपति साइन कर देता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, विधेयक। ठीक है, सॉरी, वो हमारा क्या हो जाता है, अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। संविधान के किस प्रावधान में नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के वरदान सुनिश्चित किए गए हैं? तो ऑप्शन ए है प्रस्तावना, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है नीति निर्धारक तत्व, ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका प्रस्तावना। ओके, कमेंट में मुझे ये बताओ कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो सिद्धांत है हमने किस क्रांति से लिया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान में निम्न से कौन सा गांधीवादी सूत्र है? पंचायत है, कुटीर उद्योग का विकास है, अस्पृश्यता का निषेध है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। संविधान सभा के किस सदस्य ने समाजवाद का समर्थन किया है? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी है नेहरू, या फिर ऑप्शन डी है के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर क्या होगा, नेहरू जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। पूर्ण स्वराज का आह्वान किसने किया है? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन डी है बोस ने। तो इसका आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या फिर बोस ने। तो इसका आंसर होगा क्या, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का आह्वान किया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। सॉरी, अभी मैं ऐड करती हूँ। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान पर निम्नलिखित में से किसने अपना सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा है? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर भारत सरकार का अधिनियम है? तो इसका आंसर क्या होगा, भारत सरकार का अधिनियम है। सॉरी, भारत सरकार का अधिनियम। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा है? तो ऑप्शन ए है आपका ग्रैनविल ऑस्टिन, ऑप्शन बी है एच.वी. कामत, ऑप्शन सी है के.टी. शाह, या फिर ऑप्शन डी है हॉब हाउस। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। भारत को संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, या फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, या फिर राज्य विधानमंडल के प्रावधान या फिर प्रस्ताव था। तो इसका आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 300, 350, 400, फिर 500। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, जैसे कि आप पहले तो एक कमेंट में ये बताना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स थे। ठीक है, और इस टाइम पे अगर प्रेजेंट में देखो तो कुछ 425 करके प्लस है। सो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? ऑप्शन ए है आचार्य कृपलानी, ऑप्शन बी है पंडित नेहरू, ऑप्शन सी है अंबेडकर, या फिर के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर क्या होगा, के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति की जन्म कुंडली कही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। किस देश में संविधान से संघीय व्यवस्था का स्वरूप लिया गया है? तो ऑप्शन इसका क्या है, कनाडा से हमने संघीय स्वरूप लिया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना की गई थी? कहाँ की गई थी? कनाडा में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया था? 61, 42, 50 या फिर 44। तो 42 अमेंडमेंट के थ्रू हमने 3 शब्द जोड़े थे, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद। और कमेंट में बताओ एक और कौन सा शब्द था जिसने हमने प्रस्तावना में ऐड किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा बड़ा है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि, फ्रेंड्स इसका आंसर देखना। ऑप्शन ए है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, ऑप्शन बी है वह राष्ट्रमंडल का सदस्य है,
ऑप्शन सी है वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है तथा अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्य ले सकता है और छोड़ सकता है। ऑप्शन डी क्या है, उसका कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में अपना योगदान दे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो पहला क्या है, एक धर्म की प्रधानता होना, सभी धर्मों की प्रधानता होना। सी क्या है, किसी भी धर्म की प्रधानता नहीं बल्कि सभी धर्मों का समान सम्मान। चौथा क्या है आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, किसी भी धर्म को प्रधानता ना दे करके सभी धर्मों का समान सम्मान करना। जैसे कि अगर आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं या फिर आप हिंदू हैं तो आपको ये अधिकार है और संविधान आपसे ये अपेक्षा करता है कि अगर आप किसी के धर्म का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है किसी के धर्म का अपमान करने का। ठीक है, जिस तरह से आप अपने धर्म को प्राथमिकता देते हैं, मानते हैं, उसी तरह से आपके दूसरे के धर्म को भी मानना ही होगा। ठीक है, अगर नहीं मान रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के धर्म की इंसल्ट करो। ठीक है, यहाँ पर पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। ठीक है, राज्य ये ऐसे मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है और हस्तक्षेप की नीति भी अपना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक तरफ से किसी मुस्लिम लोगों का वो ताजिया निकलता है करके, ठीक है, एक तरफ से कोई हिंदू का ही कोई वो निकल रहा है, अभी एक ही रास्ते से दोनों गुजर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे क्लैश होगा कि वो कहेंगे मैं पहले जाऊँगा, हिंदू कहेंगे मैं पहले जाऊँगा, तो स्टेट यहाँ पर क्या हस्तक्षेपकारी नीति अपना के क्या करेगा, दोनों को ही मना कर देगा कि दोनों को ही अपनी झांकियाँ नहीं ले जाने की इजाज़त है। ठीक है, अगर प्रावधान विशेष होगा तो क्या करेगा, किसी एक को अलाउ कर देगा, दूसरे को मना कर देगा, जो कि हमारे संविधान का ये हिस्सा नहीं है। हमारा संविधान क्या बोलता है, सभी के धर्मों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। सो आप भी किसी के भी धर्म का अपमान ना करें, सभी के धर्मों का सम्मान करें। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय नागरिकों की वयस्क आयु कितनी निर्धारित है? तो इसका आंसर क्या है, 18 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान में गांधीवादी दर्शन का दर्शन क्या है? मौलिक कर्तव्य, नीति निरसक तत्व, मौलिक अधिकार या फिर प्रस्तावना। तो DPSP आपके गांधी दर्शन का दर्शन है। ठीक है, DPSP। ठीक है, ये क्या, ये DPSP किस चीज़ से प्रेरित है? कल्याणकारी भावना से प्रेरित है, जन कल्याण की भावना से प्रेरित है DPSP। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के प्रस्तावना में कौन सी समरूपता को अंकित नहीं किया गया है? समरूपता, आपका जो पहला पॉइंट बनता है समरूपता का, अगला पॉइंट बनता है प्रतिष्ठा की समानता है, फिर अर्थव्यवस्था की समरूपता। तो इसमें क्या नहीं दिया गया है, अर्थव्यवस्था की समरूपता। ओके, सो इतना हमारा MCQ जो आपका लास्ट यूनिट से निकलता है इतना बन गया है। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऑल्सो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, थैंक यू।